Hello everyone, this is Ankita Mishra and I welcome you on this Reasoning Guru Mantra platform. Today we are going to discuss about a very interesting topic, that is syllogism, and in our video we will firstly learn about the concept of this topic and then we apply this concept to the various questions. So let's begin. Now when I talk about the concept of the topic syllogism means is inference, like what conclusion you can take out from the given information, from the given data, or from the given statements. So, in the syllogism chapter, all you need to do is you have to do the justice with respect to the information given. Like a very simple example. If I talk about a court and a judge there, you must you must have known this, like judge never took decision based on his or her personal experiences. He always take the decision according to the according to the proof, according to the sabut. So this is what we have to learn in this topic. Like whenever question is given, the data is given in the form of statements in this chapter. So throughout the topic syllogism, you only have to consider the given statement. You cannot put or consider your personal experiences in the questions. मैंने कहा सबसे पहली चीज़ जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम सिलॉगिज्म टॉपिक करते हैं या सिलॉगिज्म का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइम आप कभी भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करोगे. आप सिर्फ और सिर्फ जो डिसीजन लोगे वो बेस्ड ऑन द गिवन डेटा लोगे, और जो गिवन डेटा होगा वो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया होगा, दैट इज गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स. So the first point, you never consider your personal experiences. You always have to just consider the given statement, or I would say the given information only. अब हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर. तो जो क्वेश्चंस यहाँ बने हुए होते हैं वो क्वेश्चंस में कुछ कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिसे बोला जाता है क्वांटिफायर्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए अगर मैं एकदम टेक्निकल जाऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, क्वांटिफायर्स, ए टाइप, ई टाइप, ओ टाइप, आई टाइप. तो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू माई सेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस को काफ़ी फास्ट करना है. हाँ, अगर आपको फिर भी मेरे सेशन में कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपना जो मटेरियल है उसमें आप पढ़ सकते हैं. डॉक्यूमेंट में वो आप देख लेंगे कि ए किसे बोलते हैं, आई किसे बोलते हैं. लेकिन मैं आपको जो सेशन आज समझाने वाली हूँ, विद इन 15 to 20 मिनट्स जो जितने अपना सेशन रहेगा उसमें आप पूरा सिलॉगिज्म समझ जाएंगे. तो आई वुड एडवाइज डॉक्यूमेंट पढ़ने से पहले एक बार ये सेशन को देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद चाहे तो आप डॉक्यूमेंट को रीड आउट कर सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं, जो इस सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस बने हुए होते हैं वो मेनली ये 4 कीवर्ड्स का यूज़ करके बने हुए होते हैं, दैट इज़ ऑल, नो, सम एंड सम नॉट. अगर मैं बात करूं ऑल एंड नो की, तो इसे पॉजिटिव टाइप के स्टेटमेंट कहा जाता है, और सम और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव टाइप के स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे यूज़ होता है ऑल एंड सम. और नेगेटिव मतलब नो एंड जो सम नॉट है वो आते हैं नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव वर्ड है, चाहे नो हो चाहे सम नॉट हो, तो वो कहलाता है आपके नेगेटिव टाइप के स्टेटमेंट. और ऑल और सम जो है वो आपका कहलाता है पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट. तो बेसिकली 2 तरीके के ही स्टेटमेंट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, दैट मीन्स ऑल और सम कीवर्ड यूज़ किया गया होगा. अगर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात हो रही है तो नो और सम नॉट यूज़ होगा. अब अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल्स चाहते हैं तो 15-20 जो बेसिक रूल्स हैं, तो 20 रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे. हैं तो अराउंड 49, और उससे भी ज़्यादा है अगर हम क्वेश्चन को और मॉडिफाई करें. बट अगर मैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो सिलॉगिज्म के वेरी बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 20 रूल्स याद करने पड़ेंगे.
तो एज आई एम अ फैकल्टी, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रूल्स को याद ना करें, बट जो कंसेप्ट मैं समझाऊंगी उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको वो रूल्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे और आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है सिलॉगिज्म का वो ये है कि जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपना पर्सनल थॉट उसमें ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम वन बाय वन आगे देखेंगे कि कौन से रूल्स यूज़ होते हैं। सेकंड जो चीज़ आपको मेन समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब बात यहाँ पे होती है कंक्लूजन्स के रूप में, तो वहाँ पे बात या तो श्योरिटी के रूप में होती है या तो पॉसिबिलिटी के रूप में होती है। और हमें आंसर डिडक्ट करने के लिए ये दो तरीके से सोचना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी एंड श्योरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ऐसे सिंपल जनरल कि देर कुछ पैसे मेरे वॉलेट में हैं। अब उसके बेसिस पे आप में से कोई एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है वो ये सोचता है कि मैडम के पास 1000 रुपये हैं उनके पर्स में। सेम टाइम पे कोई दूसरा स्टूडेंट ये सोच रहा है मेरे स्टेटमेंट को सुनकर कि मैडम के पास 10,000 रुपये हैं पर्स में। अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो पहला वाला जो स्टूडेंट ये सोच रहा था मैडम के पर्स में 1,000 रुपये है, क्या आप श्योरिटी ले सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच आई गिवन वो पक्का सही है? क्या आप श्योरिटी ले सकते हो? नहीं। ना हम 1000 वाले की श्योरिटी ले सकते हैं, ना हम 10,000 वाले की श्योरिटी ले सकते हैं। ये दोनों स्टूडेंट की नहीं ले सकते, राइट? पर आप एक बात बताइए, क्या आप पक्का इनमें से किसी को भी ये बोल सकते हो कि गलत है? क्या आप पक्का इनमें से किसी को भी बोल सकते हो कि वो सही है? नहीं। आप ना तो इन दोनों में से किसी भी पर्सन के सही होने की गारंटी ले सकते हैं, ना ही गलत होने की गारंटी ले सकते हैं। मतलब आप श्योरिटी किसी की नहीं ले सकते। एम आई क्लियर? नाउ अगर इसी चीज़ को कोई दूसरा इंसान ये बोले कि पॉसिबिलिटी है, लिसन वेरी केयरफुली, पॉसिबिलिटी है कि मैडम ने अगर ये कहा है कि मैम के पर्स में कुछ पैसे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मैडम के पर्स में 1000 रुपये हों। वहीं दूसरा ये सोचता है कि पॉसिबिलिटी है कि मैडम के पर्स में 10,000 रुपये हों। नाउ पहला वाला कैंडिडेट और दूसरा वाला कैंडिडेट दोनों ही क्या होंगे? आप सही बोलेंगे, राइट बोलेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी ने भी श्योरिटी नहीं ली। उसने क्या कहा? पॉसिबिलिटी है कि 1000 रुपये हों, तो वो राइट हो गया। I hope you are clear with the concept which I just told you about surety and possibility. Let's go with the another example. Like for example, मैं ये कहूँ कि आफ्टर लाइक कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं इंस्टाकॉम के उनको सीसीडी में ट्रीट दूंगी। ओके, आपकी रीजनिंग की मैम सीसीडी में सारे इंस्टाकॉम के स्टूडेंट्स को ट्रीट देगी, लेकिन इसकी जगह मैं अपने वर्ड्स के साथ खेलूं और आपको ये बोलूं कि चांसेस है कि मैं सारे इंस्टाकॉम के स्टूडेंट्स को सीसीडी में पार्टी दूंगी। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं सबको पार्टी दूंगी, दैट मीन्स आई एम डिलीवरिंग अ श्योर शॉर्ट स्टेटमेंट कि दूंगी। लेकिन उसी की जगह अगर मैं ये बोल दूं कि पॉसिबिलिटी है दूंगी, तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया? सेफ हो गया। मैंने अपनी इंफॉर्मेशन सेफली दे दी। मैं पार्टी दे दूं तो भी मैं करेक्ट हूँ, और मैं पार्टी ना दूं तो भी मैं करेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने गारंटी तो ली नहीं, मैंने तो सिर्फ चांसेस में बात की थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिलॉगिज्म कि आफ्टर लिसनिंग द स्टेटमेंट और आफ्टर रीडिंग आउट द स्टेटमेंट हाउ टू ड्रॉ द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। तीसरी चीज़ जो बात हम करेंगे दैट इज़ हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। वी आर यूजिंग वेन डायग्राम मेथड फॉर दिस सिलॉगिज्म। नाउ अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो
आई थिंक आपको ये वेन डायग्राम पता होगा, स्कूल में आपने वेन डायग्राम देखा है, पढ़ा है, सीखा है। अगर शॉर्ट में आपको बता दूं तो वेन डायग्राम का मतलब होता है जब आप लिखी हुई बात को किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में शो करते हैं, फिर चाहे वो प्लस हो, फिर चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कल हो। तो इस तरीके से बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो सिर्फ सर्कल्स के वे में। और एक सर्कल का मतलब हो गया एक पूरी एंटिटी। ये हम बाद में बात करूंगी कि क्या है ये, लेकिन एक सर्कल का मतलब पूरा एक ग्रुप, पूरी एक एंटिटी हो गई। और जैसे मैंने ये बताया, ए का कुछ हिस्सा, सपोज इसको ए बोल देती हूँ और इसको बी बोल देती हूँ, तो ए का कुछ हिस्सा बी है, तो मैंने किसे शो किया है, कुछ हिस्से में ये शेडेड पोर्शन को शो किया है। ये शेडेड पोर्शन आप कितना भी ले सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते थे, ये इतना कुछ हो गया। तो ये 4 क्वांटिफायर्स को मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में, लेकिन जब हम सर्कुलर या मैं कहूँ तो सर्कल की हेल्प से लिखी हुई बात को ज्योमेट्रिकली शो करते हैं फिगर्स में, तो वो मेथड कहलाता है आपका वेन डायग्राम मेथड। तो हम थ्रू आउट द सेशन जब सिलॉगिज्म सीखेंगे तो हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि है आपका वेन डायग्राम मेथड। नाउ अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शंस होते हैं वो ये 4 ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, आइदर और बोथ। अभी शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मैं आपको पहला क्वेश्चन जैसे ही दिखाऊंगी आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको ऑप्शंस कैसे टैकल करने हैं। अगर मैं बात करूं आइदर और की, तो आइदर और का मतलब आपको ज़रूर पता होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। बोथ मतलब दोनों, और कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। फॉर एग्जाम्पल यू कैन एबल टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्टेटमेंट इज गिवन। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। फर्स्ट है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटिफुल एंड सेकेंड है सम बॉयज आर स्टूपिड। नाउ कोई ऑफेंड नहीं होगा, कोई लड़का या कोई लड़की। देखिए, जब यहाँ पे स्टेटमेंट या कंक्लूजन की बात होती है तो ये कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स का यूज़ करके, जैसे गर्ल्स है, ब्यूटीफुल है, बॉय है, वो क्या करता है, स्टेटमेंट बनाता है। लेकिन जो कीवर्ड्स का यूज़ करता है वो बेसिकली 4 क्वांटिफायर या 4 कीवर्ड्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको शो किए थे, विच इज़ ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यही 4 कीवर्ड का यूज़ करके बनेंगे। ऑल का मतलब है पूरा का पूरा, नो का मतलब है कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, नो, नन। सम का मतलब कुछ हिस्सा। अब अगेन सम का मतलब कुछ हिस्सा, थोड़ा सा, एंड सम इज नॉट डेफिनिट। आप बोल नहीं सकते कि सम में आप कितना हिस्सा लोगे, तो सम का मतलब हो गया थोड़ा सा हिस्सा, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं मान सकते। सम का मतलब हुआ थोड़ा, और सम नॉट मतलब थोड़ा सा हिस्सा नहीं। तो मैंने अभी सिर्फ ट्रांसलेट करके बताया है आपको ये कीवर्ड्स, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देखते हैं। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 आपका क्या था कि आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कंक्लूजन डिसाइड नहीं करेंगे। तो दैट वाज रूल नंबर 1। कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल थॉट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। द रूल नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज, जब हम सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस को देखते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे वो कंक्लूजन हो, ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होते हैं ये मीनिंगलेस होते हैं। ओके, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। समटाइम्स आप देखेंगे मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपको दिख सकते हैं, समटाइम्स नॉन मीनिंगफुल दिख सकते हैं, लेकिन आपको इसके मीनिंग में जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, कीवर्ड क्या यूज़ हो रहा है और कौन से वर्ड्स आफ्टर कीवर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज़ किया है पहले स्टेटमेंट में, ऑल, और 2 वर्ड कौन से हैं उसके बाद, गर्ल्स एंड ब्यूटीफुल। दैट्स इट। यू हैव टू जस्ट you just have to consider the keyword and the words after it. You don't have to find out the meaning of these statement और conclusions. So now पहला वाला क्या है, all girls are beautiful. अब हमें करना क्या है, हमें इस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में शो करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा, वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ, जब आप लिखी हुई बात को ज्योमेट्रिकल फिगर्स के रूप में शो करते हैं। तो जब हम वेन डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो पहली चीज़ क्या लिखी हुई है,
ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो अगर मैं सर्कुलर में शो करूँ तो ये जो पहला सर्कल मैंने शो किया ये एंटिटी हो गई गर्ल्स के लिए। तो ये जो सर्कल है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली एंटिटी गर्ल्स को। और स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, ऑल, मतलब सभी गर्ल्स क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो ब्यूटीफुल इज द सेकेंड एंटिटी। तो जब सारी गर्ल्स को आपका स्टेटमेंट ब्यूटीफुल बोल रहा है तो हम उसको वेन डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से कि सारे गर्ल्स किसके अंदर आने चाहिए, एंटिटी ब्यूटीफुल के अंदर। स्टेटमेंट नंबर 2, सम बॉयज आर स्टूपिड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम बॉयज आर स्टूपिड। तो ये एंटिटी एक और हो गई क्या, कि सम बॉयज आर स्टूपिड। सॉरी, ये होता अगर ऑल बॉयज आर स्टूपिड होता, सम बोला है तो सम के लिए हम किस में जाएंगे, इस तरीके के वेन डायग्राम में, कि कुछ बॉयज क्या हैं, स्टूपिड हैं। तो ये हो गया पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम, ये हो गया दूसरे स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। अब करना क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूजन्स लिखे हुए मिलेंगे, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्या गिवन इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉलो। अगर आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, कि ये पक्का ऐसा है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी हो सकती है उस चीज़ की, बट अगर आप श्योर नहीं हो तो भी आप उसको क्या करेंगे, नॉट फॉलो। और अगर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो रॉन्ग बोल रहा होगा तभी भी आप उसे क्या करेंगे, नॉट फॉलो। अगर मैं इसको अच्छे से लिख के आपको दिखा दूँ तो देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ होगा कब फॉलो करेंगे आप, कब नॉट फॉलो। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर कोई बात कही जा रही है जो आप निकाल सकते हैं एज अ कंक्लूजन तो आप फॉलो करेंगे। आप नॉट फॉलो कौन से दो केसेस में करेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि ये हो सकता है कि वो चीज़ सही हो, लेकिन जब तक आप श्योरिटी नहीं ले सकते आप उसे क्या बोलेंगे, डजंट फॉलो। लाइक हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये सही हो सकता है कि मैम के पर्स में 1000 रुपये हों, बट आई एम नॉट श्योर कि मैडम के पर्स में पक्का 1000 रुपये हैं। तो कैन यू कनेक्ट विद द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन अर्लियर। सो सेम वे, अगर आप श्योर नहीं है तो आप उसे डज नॉट फॉलो करेंगे या नॉट फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन वो रॉन्ग बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो, तब तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप उसे नॉट फॉलो कर देंगे। तो दो ही चीज़ आपको डिसाइड करनी है कंक्लूजन में, या तो फॉलो या तो नॉट फॉलो। नाउ देखिए पहला कंक्लूजन, ऑल बॉयज़ आर ब्यूटिफुल। अब एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल बोला था एंड सम बॉयज़ आर स्टूपिड बोला था। पहले वाले स्टेटमेंट और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कोई कनेक्टेड एंटिटी नहीं है जिससे आप दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सको। तो जब ऐसा हो कि कोई कनेक्शन आपका स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा ब्यूटीफुल और बॉयज़ के बीच में, तो हो सकता है कि जो पहली एंटिटी कंक्लूजन में बॉयज़ दी है, ऑल बॉयज़ आर ब्यूटीफुल, मे बी दैट कैन बी पॉसिबल, बट दैट इज़ मे बी, यू आर नॉट श्योर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो आप क्या बोलेंगे, पहला कंक्लूजन नॉट फॉलोज। आई थिंक आई एम क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंक्लूजन नंबर 1. Now let's move to conclusion 2. Some boys are not stupid. अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो इसी बॉयज़ और स्टूपिड के बीच में कर रहा है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा ये चीज़ को। मैंने ये कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कहा कि नोटबुक के कुछ पेजेस लिखे हुए हैं। मैंने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपको कि नोटबुक के कुछ पेजेस लिखे हुए हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन पे क्लास का एक स्टूडेंट ये कंक्लूजन निकाले कि कुछ नोटबुक के कुछ पेजेस लिखे नहीं हैं। अब बहुत ध्यान से सोचो लॉजिकली, क्या ये जो स्टूडेंट सोच रहा है कंक्लूजन कि कुछ पेजेस पक्का लिखे हुए नहीं हैं, आप गारंटी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन? जस्ट थिंक फॉर 3 or 4 seconds and then आंसर। अपने आप को खुद को आंसर दो। देखिए,
अगर मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि नोटबुक के कुछ पेजेस लिखे हुए हैं, तो उस इंफॉर्मेशन पे आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि कुछ पेजेस लिखे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी चांसेस हो सकते हैं। मैंने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि नोटबुक के कुछ पेजेस लिखे हुए हैं, दैट्स इट। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये भी हो सकता है कि पूरी नोटबुक लिखी हुई हो, तभी भी तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नोटबुक के कुछ पेजेस लिखे हुए हैं। और हो सकता है कि आधी नोटबुक लिखी हो, आधी ना लिखी हुई हो। तो वो जो कैंडिडेट सोच रहा है कि नोटबुक के कुछ पेजेस लिखे नहीं हैं, उस बात के चांसेस हैं, पर वो गारंटी नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कि कुछ पेजेस लिखे हुए नहीं हैं। अब सेम इसी लॉजिक को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए क्या था, सम बॉयज़ आर स्टूपिड। ओके, तो कुछ बॉयज़ स्टूपिड हैं, ये हमें स्टेटमेंट पर से पता चल गया। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हो कि पहली एंटिटी बॉयज़ का कुछ हिस्सा स्टूडेंट नहीं है? नहीं ले सकते, इसीलिए आपका सेकंड भी डज नॉट फॉलो होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी ट्रिकी है, पर अगर आप मेरे एग्जाम्पल को 1 से 2-3 बार सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हम कर रहे हैं। अगर मैं आपको ए बी के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर आप भूल जाओ ये बॉय एंड गर्ल, क्योंकि यहाँ पे वो एंटिटी कुछ भी लिख सकता है, वो बॉय गर्ल लिख सकता है, वो बैट लिख सकता है, वो पेन पेंसिल, कोई भी वर्ड लिख दे वो। अगर मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट क्या दिया है, सम ए आर बी, दिस इज आर स्टेटमेंट, दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसके आधार पे अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा कि ए का कुछ हिस्सा बी है। अब इस पे अगर मैं कंक्लूजन ये रख दूं कि, जस्ट अ मिनट, ये कंक्लूजन रख दूं, सम ए आर नॉट बी, तो अगर रूल वाइज आप जाएंगे तो कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी करेक्ट नहीं होता। लेकिन जब क्वेश्चन में वो 2 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन रखता है तो आप रूल्स को भूल जाएंगे। इसीलिए जब सिंपली लॉजिकली सोचो कि उसने हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि ए का कुछ हिस्सा बी है, कुछ कौन सा हमने शो किया हमारे वेन डायग्राम में, ये शेडेड पोर्शन, तो हमें तो सिर्फ इतना पता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि ए का कुछ हिस्सा बी है, पर ए का कुछ हिस्सा नहीं है बी, उस चीज़ की हम गारंटी नहीं ले सकते, हम श्योरिटी नहीं ले सकते। चांसेस हो सकता है कि ए का कुछ हिस्सा बी ना हो। आई टेल यू वाई। आप में से कुछ कैंडिडेट्स को ये डाउट होगा कि यस मैडम, जो ये ए का बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये लाइनिंग वाला पोर्शन, ये दिख तो रहा है कि बी नहीं है। तो दिस इज़ नॉट राइट, ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन लगा रहे हो कि ए का कुछ हिस्सा बी शो तो हो रहा है, पर बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में तो आपका स्टेटमेंट कुछ बात ही नहीं कर रहा है। वो ए के कुछ हिस्से की बात कर रहा है कि वो बी बनेगा, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसके बारे में आपके स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जिस पोर्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में आप श्योरिटी के साथ कोई कंक्लूजन ले नहीं सकते। इसीलिए क्या हो गया, ये डज नॉट फॉलो। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर विद इट। अगर फिर भी आपको डाउट्स है तो आप अलग से मुझे मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ ना तो पहला फॉलो हो रहा है ना तो दूसरा फॉलो हो रहा है, तो आपको वही 4 ऑप्शंस मिलेंगे, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, ईदर और बोथ। तो आप क्या कर देंगे, दोनों फॉलो नहीं हो रहे यहाँ पे, तो आपकी इसकी बोथ की जगह यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है, नीदर कंक्लूजन 1 फॉलोज नॉर 2, तो आप उसको कर देंगे। अगर दोनों फॉलो होगा तो यहाँ पे वो ऑप्शन बोथ फॉलोज कर देगा, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर सेकेंड फॉलोज। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके लिए ये चीज़ें एकदम सिंपल हो जाएगी। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सम पेपर आर ब्लैंक। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहला लेटर्स वर्ड का यूज़ कर रहे हैं टू मेक इट क्लियर एंड लुक ज़्यादा टाइडी ना लगे। नाउ सेकेंड, ऑल ब्लैंक आर पेन। अब यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट के बीच में कनेक्शन हो गया है यूजिंग द वर्ड ब्लैंक। तो ये क्या बात करे, पूरा का पूरा ब्लैंक क्या है, पेन है, तो पूरा ब्लैंक क्या हो जाएगा, पेन। तो दिस इज P फॉर पेन एंड दिस इज फॉर पेपर। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन नंबर 1। सम पेपर्स आर पेन, पेपर का कुछ हिस्सा पेन है। तो जब हमने पहला स्टेटमेंट फॉलो किया था कि कुछ पेपर का हिस्सा क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए,
यू डोंट नीड टू कंसिडर द मीनिंग, ओके। कुछ मीनिंग नहीं होते इनके, ये जस्ट एक एंटिटी होती है। तो सम पेपर्स आर ब्लैंक जब हमने किया था तो हमने इस पोर्शन को क्या किया था, सम के अंदर कंसिडर किया था। सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से पूरा का पूरा ब्लैंक किसके अंदर आना चाहिए, रहना तो वो पेन के अंदर ही चाहिए। मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है वो पेपर का भी हो गया, वो ब्लैंक का भी हो गया और वो पेन का भी हो गया। तो ऑटोमेटिकली पेपर का कुछ हिस्सा क्या बन गया, पेन भी बन गया, क्योंकि पेन तो ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, पेन। और पेन के हिस्से के अंदर, पोर्शन के अंदर ही क्या आ रहा है आपका, ब्लैंक। और ब्लैंक का ये शेडेड पोर्शन ऑलरेडी पेपर है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि यस सम पेपर्स आर पेन। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन तो पक्का रहने ही वाला है ना पेन के अंदर, और वही हिस्सा किस में रहेगा, पेपर में भी। सो कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज। सेकेंड, ऑल ब्लैंक्स आर पेपर। क्या हम श्योरिटी ले सकते हैं कि ये पूरा ब्लैंक पक्का पेपर के अंदर जाएगा? चांसेस हो सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ये लिखा होता ऑल ब्लैंक मे बी पेपर्स, तो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा सीए के पेपर में नहीं देखे जाएंगे, वो थोड़ा और एडवांस हो जाता है सिलोगिज्म। लेकिन आपको सोचते टाइम ये पता होना चाहिए कि क्या ऑल ब्लैंक मे बी पेपर, मे बी मतलब चांसेस, पॉसिबिलिटी होता है मे बी का मतलब। तो मे बी अगर लिखा होता तब बोलते हाँ चांसेस हैं कि पूरा ब्लैंक पेपर वाले पोर्शन में चला जाए। पर यहाँ पे चांसेस में बात नहीं कर रहा है, वो श्योरिटी के साथ बात कर रहा है। आर लिखा हुआ है, ARE। तो ऑल ब्लैंक आर पेपर्स, तो हम श्योरिटी नहीं ले सकते। हो सकता है बट वी कांट टेक अ श्योरिटी। तो हम क्या बोलेंगे, इट डजंट फॉलो। तो आपका कंक्लूजन यहाँ कहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो। तो आप टिक कर देंगे पहला वाला ऑप्शन। अब मैं बार बार आपको ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगी, आई होप आप क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल बैट आर बुक्स। तो पूरे के पूरे बैट क्या है, बुक्स हैं। BA मतलब बैट, BO मतलब बुक। नाउ नो बुक आर नोट्स, मतलब बुक का कोई भी हिस्सा किस में नहीं जा सकता, नोट में नहीं जा सकता। नाउ दिस लाइन एंड क्रॉस मीन्स नोट का हिस्सा किस में नहीं जा सकता, बुक के अंदर नहीं जा सकता। ये हमारा स्टेटमेंट है। नाउ कंक्लूजन, सम बैट आर बुक। तो बैट का कुछ हिस्सा बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पूरा का पूरा बैट क्या है, बुक के अंदर आ रहा है, तो कुछ हिस्सा तो आप कुछ हिस्सा देखिए बैट का कोई भी ले लीजिए, वो रहेगा तो बुक के अंदर ही। तो यस श्योरली कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकेंड, सम बैट आर नॉट नोट्स। बैट का कुछ हिस्सा नोट नहीं है। अब एक बात समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो पोर्शन है बुक का, फॉर एग्जाम्पल क्या, दिस इज गिवन, ये बुक का जितना भी हिस्सा है वो कभी भी उसके अंदर क्या नहीं आ सकता, नोट्स नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। और जो ये बैट है वो है तो बुक के अंदर ही और वो रहेगा बुक के अंदर ही। तो कोई भी हिस्सा, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में बात किसकी की गई थी, सम बैट। सम बैट मतलब बैट का कुछ हिस्सा। तो आप बैट का कोई कितना भी कुछ हिस्सा ले लीजिए थोड़ा सा, आप श्योर हैं कि वो उसके अंदर क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट सम बैट आर नॉट नोट्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हम खुद से कुछ नहीं सोच रहे। अगर मैं बोल दूँ आप मेरे घर के अंदर ही एंट्री नहीं कर सकते, ये वाला पोर्शन हो गया मेरा घर, अगर मैं बोल दूँ आप मेरे घर के अंदर ही एंट्री नहीं कर सकते, तो किसी ने बोल दिया कि आप उसके घर के सोफे पर भी नहीं जा सकते, तो ही इज़ 100% राइट। अगर किसी इंसान ने आपको घर में ही नो एंट्री कर दी तो आप उसके घर के अंदर के किसी भी पोर्शन में नहीं जाएंगे। सो दिस इज द सेम थिंग दैट सम बैट आर नॉट नोट्स। तो येस दिस इज करेक्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ कंक्लूजन नंबर 1 and 2 follows. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है आपका ऑल स्टोन्स आर जेम्स एंड ऑल स्टोन आर ग्लासेस। इसको मैं फिर से बना देती हूँ, शायद डाउट आया आपको। देखिए ऑल स्टोन्स आर जेम, तो आपने सारे स्टोन को क्या बना दिया, जेम। सेकेंड, स्टोन की बात कर रहा है लेकिन ऑल स्टोन आर ग्लासेस, तो ऑल स्टोन आर ग्लासेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोन का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा जेम के अंदर भी रहना चाहिए और ग्लास के अंदर भी रहना चाहिए। नाउ
कंक्लूजन नंबर 1, सम जेम्स आर ग्लास। अब ये जो स्टूडेंट वाला पोर्शन है वो जेम के अंदर भी रहने वाला है और वो ग्लास के अंदर भी रहने वाला है, मतलब ये पोर्शन जो है वो कॉमन पोर्शन हो जाएगा जेम के लिए भी और ग्लास के लिए भी। दैट मीन्स जेम का कुछ हिस्सा ये वाला पक्का हम श्योर हैं कि वो जेम भी है और वो ग्लास भी है। तो सम जेम्स आर ग्लास, या ये लिखा होता सम ग्लासेस आर जेम, दोनों क्या हो जाते करेक्ट, क्योंकि दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन both according to the statement. Now let's move to the conclusion number 2 where it is given some stones are not gem. अब ये बोला गया है कि जब पूरा का पूरा स्टोन जेम है तो ये चीज़ तो पक्का गलत हो गई कि स्टोन का कुछ हिस्सा जेम नहीं होगा, इसीलिए कंक्लूजन नंबर 2 तो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, दैट मीन्स नॉट फॉलोज। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज। तो ये बात हो गई कुछ टाइप के क्वेश्चंस की। अब हम एक जो हमारे थर्ड कंक्लूजन में हमने देखा था आइदर और, उसके कंसेप्ट पे देख लेते हैं। देखिए आइदर और इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं या तो आइसक्रीम खाऊंगी या तो केक खाऊंगी, दैट मीन्स मैं या तो आइसक्रीम लूँगी या तो केक, मैं दोनों नहीं ले सकती, बिकॉज मैंने क्या यूज़ किए हैं वर्ड आइदर और, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला। सेम वे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए होते हैं और जो कंक्लूजन्स होते हैं वो दोनों में से एक ही चीज़ फॉलो हो सकती है। देखिए जैसे यहाँ स्टेटमेंट पहला है सम ए आर बी, अब ए बी की जगह वो कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है। सम बी आर सी, सम बी आर सी। नाउ क्या ए और सी के बीच में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसने डायरेक्टली दी है? नहीं। जैसे मैं बोलूँ ए एक लड़के का नाम है, बी दूसरे लड़के का नाम है और सी तीसरे लड़के का नाम है, तो ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है। ए और सी जो है क्या आप उनकी गारंटी ले सकते हैं कि वो पक्का फ्रेंड है? गारंटी नहीं ले सकते। क्या आप पक्का ये गारंटी ले सकते हैं कि ए और सी फ्रेंड्स नहीं हैं? आप उसकी भी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। मुझे ये बताया गया कि ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड सी है, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है वी डोंट नो। और जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब हम क्या बोलेंगे, नॉट फॉलोज, हम श्योर नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, अगर इसी को कोई ये इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई ये बोले कि चांसेस हैं, हो सकता है आइदर ए और सी आर फ्रेंड्स और नॉट, तो यहाँ पे जब उसने आइदर और यूज़ कर दिया तो वो सही हो गया, क्योंकि या तो ए और सी दोस्त होंगे या तो नहीं होंगे। क्लियर है? तो अगर इसी इन्फॉर्मेशन में कोई गारंटी ले ले कि फ्रेंड हैं तो भी वो नॉट करेक्ट है। अगर हम ये बोल दें कि गारंटी से कि वो दोनों फ्रेंड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन, तो भी वो ही इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन अगर वो अपनी बात को इस तरीके से बोले कि या तो ए और सी फ्रेंड हैं या तो नहीं है, अब सीधी सी बात है, इसके अलावा क्या होगा, या तो फ्रेंड होंगे या तो नहीं होंगे। तो दिस इज़ द ट्रिक हेयर फॉर द ईदर और, कि या तो होगा या तो नहीं होगा। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो दो तरीके के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं आइदर और के लिए। जो पेयर यूज़ होता है वो सम एंड सम नॉट का यूज़ होता है आइदर और में, या तो यूज़ होता है आपका सेकेंड वाला पेयर दैट इज़ सम एंड नो। तो ये दो पैरामीटर्स आप नोट डाउन करके रखेंगे, सम और सम नॉट के बीच में आप आइदर और लगाएंगे या तो सम और नो के बीच में आइदर और लगाएंगे। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। आई नो सेशन आज का थोड़ा सा लेंदी है, बट टॉपिक ऐसा है कि अगर मैं बीच में छोड़ दूंगी तो आपको नेक्स्ट सेशन में समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पूरा एक सेशन में कवर करने की कोशिश की है और दो ही क्वेश्चन बाकी हैं, एक ये और एक और। तो क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, सम एक्सीलेंट आर ब्राइट एंड सम ब्राइट आर ग्रेट। नाउ कंक्लूजन नंबर 1, सम एक्सीलेंट आर ग्रेट। अब एक्सीलेंट और ग्रेट के बीच में सीधी सीधी कोई इन्फॉर्मेशन आपके स्टेटमेंट के थ्रू नहीं दी गई है, तो हमें कुछ नहीं पता। हम ये नहीं बोल सकते कि ई का हिस्सा जी है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि ई का हिस्सा जी नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हो सकता है ई का कुछ हिस्सा जी हो और हो सकता है ना हो। तो दिस इज़ all about conclusion, these both the conclusion. The first conclusion is saying some excellent are great. तो एक्सीलेंट का कुछ हिस्सा ग्रेट है और दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है कि
कुछ हिस्सा एक्सीलेंट का कोई भी हिस्सा ग्रेट नहीं है, तो क्या होगा? या तो ई और जी आपस में मिल जाएंगे या तो दूर रहेंगे, नहीं मिलेंगे, और तो क्या हो सकता है। इसीलिए हम गारंटी पहले या दूसरे में से किसी की नहीं ले सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं या तो पहला वाला सही होगा या तो दूसरा, क्योंकि इन दो में से एक को तो सही होना ही पड़ेगा। या तो ई का कुछ हिस्सा जी बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 3. इफ आई विल शो यू where it is, yes, in the option we have to select option number 3, that is either conclusion number 1 follows or conclusion number 2 follows. Now let's come to our last question of this session, that is all trees are awesome and some awesome are clock. ट्री और अगर हम क्लॉक के बीच में देखें तो हमें कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए ये रहा ट्री और ये रहा क्लॉक, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर अगर वो ये बोल रहा है पहला कंक्लूजन सम ट्री का कुछ हिस्सा क्लॉक हो, और दूसरे कंक्लूजन में बोल रहा है ट्री का कुछ हिस्सा क्लॉक ना हो, तो गारंटी आप दोनों में से किसी भी कंक्लूजन की नहीं ले सकते। पर यस, आप ये बोल सकते हो कि दोनों में से एक बात तो सही होगी, या तो क्लॉक ट्री का कुछ हिस्सा क्लॉक बन जाएगा या तो ट्री का कुछ हिस्सा क्लॉक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आइदर और। सो आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक ऑफ सिलॉगिज्म। आप इसको 1 से 2 बार ये सेशन को देखिएगा और नोट्स देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलॉगिज्म किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। एक्सरसाइज जो दी गई है वो पूरी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। एक चीज़ और, कई बार वो कुछ अलग वर्ड्स का यूज़ कर देता है। कीवर्ड्स यही बेसिक 4 होते हैं, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। लेकिन जैसे अगर वो वर्ड का यूज़ कर दे ईच, एवरी, तो ये ईच, एवरी, ये सारे वर्ड किसके लिए यूज़ होते हैं? ऑल के लिए ही यूज़ होते हैं। फिर जैसे अगर वो नो की जगह नन वर्ड का यूज़ कर दे तो वो भी किसके लिए यूज़ होता है? वो नो के लिए यूज़ होता है। सम के लिए देखिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे सेल्डम है, रेयरली है, फ्यू है, ऑलमोस्ट है। ओके, तो ये काइंड ऑफ वर्ड्स हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं। ये अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ किया जाए, लाइक वेरी फ्यू पिक्चर्स आर ग्रेट, तो वेरी फ्यू यूज़ किया तो वो वेरी फ्यू का मतलब क्या हो गया? सम ही हो गया, दैट इज़ सम पिक्चर्स आर ग्रेट। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कोई भी वर्ड यूज़ हो जाए, फ्यू, अ फ्यू, रेयरली, ऑलमोस्ट, सेल्डम, तो ये सब कौन सा क्वांटिफायर है, कौन सा कीवर्ड है? आपका सम ही है, आपको सम की तरह ही ट्रीट करना है। और लास्ट आपका बचता है सम नॉट। तो सम नॉट में वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो सम नॉट को सम नॉट की तरह ही यूज़ करता है। आपके जो मटेरियल दिया हुआ है, आपकी जो बुकलेट है इंस्टाकॉम की, उसमें ये सारे वर्ड्स डिटेल में दिए गए हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं कि ऑल के लिए कौन से अदर ऑप्शनल वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, नो के लिए कौन से हो सकते हैं, सम के लिए। बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार उस नोट्स को कंसिडर कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़, I would say thank you so much for your time, and so I'm signing off for today's session. Thank you so much.